हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम दिवाकर सोता है और मैं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच से ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और आज की प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे रिजिड पेमेंट्स के बारे में। रिजिड पेमेंट्स इसमें जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो स्लैब टू स्लैब होता है, अनलाइकली जो फ्लेक्सिबल में ग्रेन टू ग्रेन रहता है। ये सबसे टॉप लेयर रहती है किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो वेयरिंग सरफेस होता है जिसके अंदर सारा ट्रैफिक और सारा लोड रहता है। इसके अंदर लेयर्स होती हैं काफ़ी सारी इसको बनाने में, सब ग्रेड, डीएलसी और पीक्यूसी सबसे टॉप लेयर में कहते हैं इसे। अब तो सब ग्रेड के अंदर इसकी जो सीबीआर वैल्यू वो 8% ज़्यादा रहती है। 31.5 इसका mm एग्रीगेट रहता है, जो कि जब सीव एनालिसिस करते हैं उसमें से निकल जाता है, वो उसमें निकल जाता है। फिर सीव एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद इसकी जो एक सेपरेशन मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर लगता है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 70 इसके बाद दैट इज़ अराउंड 10 मेगा पास्कल। और इसके अंदर जो सीमेंट कंक्रीट की जो रेशो है वो 15:1 रहेगी। 15 क्या है? 15 हमारी जो फाइन एग्रीगेट है और स्कोर्स एग्रीगेट है, और 1 है जो इसका जो इसका वाटर कंटेंट है। इसकी 7 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अराउंड 10 मेगा पास्कल रहती है। और इसके अंदर जो सीमेंट रेशो है वो सीमेंट जो कंटेंट है दैट इज़ 150 kg/m³। ठीक है, ये डीएलसी के बारे में हो गया। डीएलसी के बाद हम एक सेपरेशन मेम्ब्रेन लगाते हैं जिसकी थिकनेस होती है अराउंड 12.5 माइक्रोन टू 150 माइक्रोन। और ये काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है और आसानी से फटता नहीं है, बट फिर भी हम इसकी लेइंग करने से पहले अच्छी तरह सरफेस को क्लीन करते हैं थ्रू द मेसन्स। उसके कोई अंडुलेशंस नहीं रहती, स्मूथ सरफेस के ऊपर ही होता है कि कोई तीखी चीज़ या कोई सरिया का पीस या कोई सरफेस क्लीन एकदम करते हैं, उसके बाद इसको बचाते हैं। इसको बचाने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे एक स्लैब बाई स्लैब करते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल में लेंथ होती है दैट इज़ अराउंड इन किलोमीटर्स, मतलब ये कितना भी बड़ा लंबा हो सकता है, बट इसको बिछाते हैं फेस वाइज ही है। ठीक है, इस सेपरेशन मेम्ब्रेन के बाद फिर हम लगाते हैं पीक्यूसी की लेयर। पीक्यूसी की लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है और इसको एक बारी में ही बिछाते हैं, और क्योंकि इसकी अगर कंस्ट्रक्शन में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसको दोबारा हम रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पे इम्पोर्टेंस दी जाती है। पीक्यूसी के जो उसके अंदर एग्रीगेट का साइज़ है वो 31.5 माइक्रोन रहता है। ये मैक्सिमम साइज़ है। इसमें 26.5 mm का भी जो एग्रीगेट है वो पास हो जाता है सीप पे, बट दैट इज़ अराउंड 85%। बट 31.5 ही हम ज़्यादातर लेते हैं, इससे कम का भी ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो इसकी जो सीमेंट कंटेंट है दैट इज़ अराउंड 360 kg/m³। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्लम्प होता है वो डीएलसी से ज़्यादा होता है, वो ड्राई होता है, इसका स्लम्प होता है, इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। वो क्यों वाटर कंटेंट करते हैं? क्योंकि इसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, इस पे काम करना लेबर्स के लिए या इंजीनियर्स के लिए आसान हो जाता है उसकी लेइंग के लिए। पर इतना भी स्लम्प नहीं देना चाहिए, उस स्लम्प के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर इसका बता दें कि इसमें स्लम्प, इसका जो सीमेंट रेशो है दैट इज़ अराउंड, सीमेंट कंटेंट है दैट इज़ 360 kg/m³। अब बात करेंगे इसका स्लम्प कैसे है। अगर हम सिर्फ नीडल से यूज़ कर रहे हैं, नीडल मेथड से, दैट इज़ मैनुअल, जिसमें वो नीडल की मदद से इसको वाइब्रेशन दे के वो करते हैं, दैट इज़ मैनुअल। उसमें जो इसका स्लम्प टेस्ट जब हम करते हैं दैट इज़ मैकेनाइज्ड पेवर की मदद से अगर हम स्लम्प उसका टेस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू ±25 mm ही रहेगी, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी हमने ज़्यादा देनी है, क्योंकि उसके अंदर जो वाइब्रेटर लगे होते हैं वो इतने एक्यूरेट होते हैं और वो मैनुअल से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं, इस करके उसमें जो स्लम्प है हम कम भी ले सकते हैं। मैनुअल के अंदर ±40 mm का स्लम्प ले सकते हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी उनको एक रेंज ज़्यादा दी जाती है ताकि वो अपने नीडल से एक एक करके सेक्शन वाइज अपना जो मैनुअल लेबर है वो इसको अच्छे से वाइब्रेशन से और वॉइड से बचा सकें। ये हो गया स्लम्प की बात।
इसके बाद हम देते हैं, जब इसकी लेइंग होती है, इसके अंदर इसकी लेइंग में उसके ऊपर हम एक एल्यूमिनाइज्ड सीलेंट मारते हैं, जिससे वो वेपरेशन जो कंक्रीट के अंदर जो वाटर की वेपरेशन है उसको कम कर सकें, और बाद में हमारे क्यूरिंग में हेल्प करता है। वो एक तरह का एल्यूमिनाइज्ड कोटर है जो उसके ऊपर कोट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द मशीन ओनली, वो मशीन से ही होता ज़्यादातर। उसके बाद जो उसके जॉइंट्स हैं, उसमें जॉइंट्स में हम दो तरह के बार्स यूज़ करते हैं। लॉन्गिट्यूडल जो जॉइंट है उसमें हम यूज़ करते हैं डबल बार्स, जिसकी डाया होता है 25 mm और उसकी जो स्पेसिंग होती है वो 300 mm तक की हम लेते हैं। और दूसरी जगह जो टाई बीम है वो एक्सपेंशन, जैसे एक रोड 12 मीटर की अगर बन रही है, तो अगर एक मशीन जो हमारी मोटराइज जो मैकेनिकल मशीन है, पेवर मशीन है, जो वो 6 मीटर की अगर रोड बना सकती है एक टाइम पे, तो उसको अगर 6 मीटर और कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ओल्ड और न्यू कंक्रीट के बीच में हम टाई बार्स लगाते हैं, जिससे वो दोनों कंक्रीट एक साथ मिल सके। और उसकी भी स्पेसिंग 300 mm ही रहेगी, पर उसका जो डाया है वो 35 mm नहीं होता। 35 mm सिर्फ 25 mm सिर्फ डबल बार्स का होता है, उसका कम होता है। डबल बार्स और टाई बार्स के बाद हम उसके अंदर पेमेंट लेइंग के बाद हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स जो होते हैं वो खुद से देते हैं, वो हमारा खुद से होता है। क्यों हम खुद से करते हैं? क्योंकि जब थर्मल एक्सपेंशन होती है थ्रू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो कंक्रीट की टेंडेंसी होती है कि वो एक्सपैंड करे और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उससे क्रैक्स आने का डर बहुत रहता है अगर अपन एक्सपेंशन जॉइंट्स ना प्रोवाइड करें। तो हम खुद से ही एक्सपेंशन जॉइंट्स और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसकी जो लेंथ होती है D/3 या D/4 हो सकती है। उसके अंदर हम अपना अलग अलग तरह के फोमिंग और सीलेंट का यूज़ करते हैं। पहले हम बता देते हैं उसकी ग्रूविंग की क्या होती है। ग्रूविंग उसकी अराउंड 10 mm की ग्रूव बना के उसके अंदर फिर हम एक रॉड डालते हैं, दैट इज़ बेकिंग रॉड डालते हैं। फिर उसको हम एक सल्फाइड सीलेंट के साथ उसको सील करते हैं, ताकि उसके अंदर कोई और डस्ट या मटेरियल ना घुस सके। जो जॉइंट है वो अच्छी तरह अपना कुशनिंग उसकी बनी रहे। ये हम खुद से प्रोवाइड करते हैं, ये नेचुरली नहीं होता। एक्सपेंशन जॉइंट भी हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ 50%। वो एक्सपेंशन जॉइंट करते हैं जब एक स्लैब और दूसरी स्लैब के बीच में डिस्टेंस होता है, उसके अंदर हम जो बीम आती है उसको 50% यहाँ पर उसकी और लैपिंग भी करते हैं, दैट इज़ अराउंड 300 mm की लैपिंग करके फिर हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर हम वही सीलेंट का यूज़ करते हैं जो उसमें जो हमने कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के साथ यूज़ किया था। और ये है रिजिड पेमेंट की PQC की प्रोसेस और रिजिड पेमेंट के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दिवाकर सोना है।